propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी जिंदाबाद। इससे विकास के रास्ते खुलेंगे और मीडियम वर्ग को इनकम बढ़ेगी। Current year's economic growth is estimated to be at 7%. बढ़कर कुछ भी नहीं, मोदी का ब्लॉकबस्टर बजट क्या सेट हो गया 2024 का टारगेट? दुनिया में मंदी और भारत में मोदी मोदी, इसकी चर्चा आज हो रही है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश कर दिया। मोदी सरकार ने इस बजट को नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट की थ्योरी पर पेश किया। 2024 के आम चुनाव और इस साल 9 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद तो पहले से ही थी। आखिरकार मोदी सरकार ने लंबे इंतजार के बाद इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया। अब न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए यह बजट का सबसे बड़ा ऐलान रहा। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुना। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले मोदी 2.0 के इस आखिरी पूर्ण बजट की बड़ी बातें भी आपके सामने रखते हैं। वो सिलसिलेवार करके आप उन पर नजर जरूर डालिए। 8 साल बाद इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा है। 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन हुआ। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का बजट मिला है। डिफेंस सेक्टर को 5.93 लाख करोड़ का बजट मिला है। पीएम आवास योजना के आवंटन का दायरा बढ़ा है। आवास योजना अब 79,000 करोड़ की हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 1 साल और बढ़ चुका है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम का ऐलान है। महिलाओं के लिए बचत पत्र योजना का ऐलान किया गया। 2 लाख की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन की सेविंग लिमिट दोगुनी कर दी गई है। हवाई सफर सस्ता होगा। टूरिज्म बढ़ाने का मकसद है। इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, टीवी सस्ते होंगे। एमएसएमई का जब्त पैसा वापस करने वाली है सरकार। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बजट में मध्यम वर्ग के साथ साथ समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश है। बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री को आपने सुना। बजट के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की प्रतिक्रिया भी बड़ी दिलचस्प रही, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. शशि थरूर ने तारीफ की, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े किए। उनको आपने सुना। अब विपक्ष के कुछ और नेताओं की प्रतिक्रिया राष्ट्रवाद में आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आज के सवालों पर नजर डालेंगे। क्या लग रहा है? नील बट्टा सन्नाटा है। इनकम टैक्स में छूट क्या गेम चेंजर साबित होगा मोदी सरकार के लिए? सवाल यह भी कि सेविंग स्कीम से महिलाओं और बुजुर्गों के वोट क्या मोदी साथ पाएंगे? सवाल यह भी कि बजट से मोदी ने क्या विपक्ष को भी साथ लिया, क्योंकि शशि थरूर कई बातों पर तारीफ करते नजर आए। सवाल यह भी कि गरीबों आदिवासियों पर ऐलान कितना फायदा पहुंचाने वाला है चुनाव में, और इससे उस वोट बैंक में बीजेपी की पैठ और ज्यादा कितनी मजबूत होगी। चलिए अब आज के मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रजत सेठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सुनील अलग हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता। मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआई के। सबसे पहले आरपी जी मैं आपके पास आता हूं, और सवाल यही कि 23 का चुनाव लेकिन आहट 2024 की थी, इसीलिए उसी के मद्देनजर इस बजट का ऐलान किया गया है।
नहीं, आप 2024 तक को कंफाइन करो बजट। ये बजट 2047 तक की जो नींव है वो डाल रहा है। ये चिंता कर रहा है कि आने वाला भविष्य भारत का कैसे होगा। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, जिस प्रकार से बाकी सब साधनों पे, जिस प्रकार ऑर्गेनिक खेती पे चिंता की जा रही है, जिस प्रकार स्कीम्स पे, वेलफेयर स्कीम्स पे चिंता की जा रही है, जिस प्रकार नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो रही है, जिस प्रकार से नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की बात हो रही है, तो ये बजट कोई एक साल भर के लिए नहीं है। हालांकि ठीक है कि इसका असर होगा, क्योंकि जो राहत मिली है मिडिल क्लास को, जो उनके टैक्सेशन के कारण उनको जो राहत मिली है, उसका असर चुनाव में देखेगा, ठीक है। परंतु ये बजट को चुनाव के दृष्टि से नहीं सोचा गया। ये बजट आने वाले कई सालों के भविष्य के लिए नींव के दृष्टि से बजट है। नहीं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है आरपी सिंह कि ये बजट धोखा है, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, कुछ खास नहीं है इस बजट में। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया। अभी आपने बताया कितना, 5,96,000 करोड़ रुपए लगभग आर्म फोर्सेस के लिए दिया गया है। तो ये अलग अलग सेक्शंस पे जो पैसा अगले आने एक साल में खर्च होगा, तो वो किसके लिए खर्च होने वाला है? वो आफ्टरऑल वो रोजगार भी सृजन करेगा, उसके चलते रोजगार भी खड़े होंगे, रोजगार भी पैदा होंगे। और इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा तो वो साधन, जब साधन बनेंगे, जब एयरपोर्ट बनेंगे, जब सड़कें बनेगी, जब रेलवे के काम, रेलवे आगे बढ़ेगा, तो उसके कारण से क्या रोजगार नहीं होंगे? और ये जो बार बार रोजगार की बात करते हैं, मैं डेटा कलेक्ट कर देता हूँ। पिछले 3 साल का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले साल डेटा नहीं आ पाया। पिछले साल का डेटा है 1,15,00,000 रोजगार सृजित हुए, और ये सरकारी डेटा मैं आपको भेज रहा हूँ। उससे पिछले साल 1,49,00,000, उससे पिछले साल 1,51,00,000। तो लगातार रोजगार पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ रोजगार एक देखते हैं कि एक दृष्टि से, परंतु ओवरऑल अगर रोजगार देखे तो कितना है, तो वो डेटा मैंने आपको दिया है। और ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, कोई घर का डेटा नहीं, सरकार का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। तो इसलिए ये बजट इंक्लूसिव बजट है। इसने हर वर्ग की चिंता की है, महिलाओं की, नौजवानों की, टेक्नोलॉजी में विश्वास करने वाले लोगों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आर्म फोर्सेस की। मतलब कोई एक पक्ष तो ऐसा हो जो, और यही नहीं, जो उम्र में वृद्ध हो गए, जो सीनियर सिटीजन हो गए, उनकी भी चिंता करी। तो हर वर्ग की चिंता करी है। और वर्ग का क्या कोई शब्द, कोई चर्चा इसमें नहीं। मनरेगा एक बड़ा उद्देश्य रहा है, जिससे कि कोविड काल में आपने देखा होगा, हम सब मध्यम परिवार के लोग हैं, गांव का क्या हाल था, सब गांव से जुड़े हुए हैं। चाहिए उसमें बजट 1,80,000 करोड़ रुपए का, उल्टे बजट इन्होंने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का माइनस कर दिया, और जो है बजट अब 60,000 के आसपास करोड़ का रह गया। ये गरीबों के साथ धोखा है, जो रोजगार सबसे बड़ा देती थी। दूसरी बात, टैक्स की बात अभी की है इन्होंने, ऊंट के मुंह में जीरा, ये शब्द मैं कहूंगा। 80C जो था, जिसमें 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिलता था, उसको नए रिजीम में खत्म कर दिया है, और उसमें लाभ के नाम पर मात्र 10-12 हजार रुपए, वो भी शुरू वाले स्लेब के लोगों को मिलेगा, बाद वाले को उसका कोई लाभ नहीं है। जिसको जो 5 लाख से 7 लाख हो गई है, चले जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में जो 5 लाख से 7 लाख की लिमिट हो गई है अजय जी। हाँ, लेकिन 1.5 लाख यूपीए में कितना था ये बता दीजिए एक बार। आपके आपके काल में 1.5 लाख का एग्जम्पशन, इसमें 10 सेकंड बीच में मैं नहीं बोलूंगा, बीच में डिस्टर्ब। 1.5 लाख का जो एग्जम्पशन मिलता था 80C के तहत, राकेश भाई जब आप भी बढ़ेंगे जब ये, तो आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी। 1-2 दिन में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि वो 1.5 लाख का 5 लाख के बाद भी एग्जम्पशन मिलता था, 6.5 लाख लगभग हो जाता था, और उससे लाभ लोगों को होता था। आपने कहा तो ऊंट के मुंह में जीरा दिया आपने। पीएम की एक नई रणनीति है, अत्यधिक वादा करिए, लंबा हेडलाइन मैनेजमेंट कीजिए, और कार्रवाई के नाम पे जितनी निम्नतम हो सकता है वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ नहीं है, ये आपने ठीक कहा, और मैं भी ये बात कुछ उदाहरण के तौर पे आपको देना चाहूंगा। 19,000 करोड़ का HHM में प्रोग्राम लाने का प्रयास हुआ है, और इसमें सब्सिडी का बड़ा प्रावधान है। हम आप और छोटे उद्योगपति तक इस काम को नहीं करेंगे। इस सब्सिडी का लाभ किसको होगा? इससे पहले एयरपोर्ट किसके हाथों में है, और एयरपोर्ट जब बनता है तो वो किसको सबसे ज्यादा लाभ होता है? सीलो की बात हुई है, सीलो से कौन से मित्र को इनको लाभ होना है? कोस्टल और फॉरेस्ट एरिया क्लियरेंस जो सिंगल विंडोज किया है, वो कोस्टल और फॉरेस्ट एरिया पर अभी भी कब्जा
कौन करने का प्रयास कर रहा है आदिवासियों की जमीन को, ये सब जानते हैं कि देश का एकमात्र सबसे बड़ा उद्योगपति है, उसमें इन्होंने लाभ जरूर देने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा मानना है ये जन विरोधी है, दृष्टिहीन बजट है और महंगाई रोजगार पर कोई मतलब बात 5 नहीं लाख है। से 7 लाख हो गया, ये जन विरोधी हो गया, या आप कह रहे हैं कि ये छलावा है? एक शब्द नहीं। अजय उपाध्याय जी, 5 लाख से 7 लाख हुआ, ये जन विरोधी है या छलावा है? कुछ काम नहीं, मैंने ये 15 से 30 हो गया, वो भी 7 छलावा है। लाख लिखने के लिए है, लेकिन इसमें 1.5 लाख एटीसी में पहले से मिलता था। 9 साल में इन्होंने जो काम किया, मैं तो कहा उठ के मुंह में जीरा दे दिया। 9 साल के बाद पहली बार स्लेब की बात हो रही थी, बढ़ाना चाहिए था स्लेब, और नेचुरल 1.5 लाख का जो एग्जम्पशन था एटीसी के तहत, उसको नहीं हटाना चाहिए था, उसको हटा लिया आपने। तो आपने दिया क्या? और देना जिसको कहते हैं वो बड़े बड़े अपने मित्रों को दे दिया आपने, उनके लिए बजट आपने बचाया है। सुपर रिच बजट है मजबूतों के लिए, गरीबों को तो बस गरीबों का तो पेट काट रहे हैं। ये क्या अमीरों को दिया है? आपने कहा अपने मित्रों को दे दिया, मनरेगा के इसमें मित्रों के लिए कुछ ऐलान हुआ है क्या अजय उपाध्याय? है ना, हाँ है ना। इसमें एयरपोर्ट का निर्माण, प्राइवेट एयरपोर्ट का कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, किसके अधीन जाएगा, कौन इसका लेता है, कौन सबसे ज्यादा बनाया है और बनाएगा, कौन है? एचएचएम 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें सबसे बड़ा सब्सिडी है। क्या आप हम जाकर के बनाएंगे या सरकार बना रही है? यदि सरकार बना रही है तो कहे, सरकार नहीं बना रही है, ये अपने प्राइवेट वही मित्र हैं जिनको सबसे ज्यादा सब्सिडी। और अभी चूंकि शेयर मार्केट में पैसा उनका डूबा है, तो और उनका क्या डूबा है? एलआईसी का हमारा डूब गया, आम जो उपभोक्ता है उसका डूब रहा है, एसबीआई हमारे पैसे हैं। आज जब बजट का ऐलान हो रहा था अजय उपाध्याय जी, मैं आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। आपने शायद शेयर मार्केट का ट्रेंड देखा होगा, किस तरीके से रॉकेट की तरह ऊपर भगा करूंगा। अजय उपाध्याय जी रुक जाइए सर, आपने बहुत समय लिया। आरपी सिंह एक छोटा सा जवाब कह रहे हैं, जो आपने इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया वो ऊंट के मुंह में जीरा है, आप लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं, कुछ है नहीं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, जब इनका 10 साल का काल था, इन्होंने क्या किया था उसका उत्तर दे दीजिए, और आज क्या हो गया उसका उत्तर दे दीजिए। और सबसे बड़ा जो लाभ है जो सीनियर सिटीजन हैं, उसके लिए जो राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी को डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर उनको ब्याज बढ़कर मिलेगा। ये अपने में बड़ा, आप सोचो कितनी बड़ी राहत है देश के कितने बड़े वर्ग के लिए। और मिडिल क्लास के लिए तो जो टैक्स पे जो राहत दी है, वो तो मैं पढ़ रहा था, अगर आपके पास लगभग 9 लाख तक तो लगभग कोई टैक्स पड़ना नहीं है आपको लोग। ठीक है, तो असल में क्या कि इनको इसमें पीड़ा है कि आज मिडिल क्लास की भी चिंता हो रही है, इनको इस बात की पीड़ा है कि आज गरीब आदमी की भी चिंता हो रही है। जब किसान सम्मान निधि दी जाती है तो गरीब आदमी उसमें आता है। और अभी आपने कहा महंगाई की बात करी, हाल में सरकार ने गेहूं और आटे में चिंता करी है, वो आपके ध्यान में नहीं आई होगी बात कि गेहूं और आटे के दाम कम हो, उसके सरकार ने खुद चिंता करी है। हाँ, वो आपकी शायद ये भी ध्यान में नहीं आया होगा कि देश के अंदर आज 8 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत के अंदर कवर होते हैं। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस बता दीजिए, कौन सी दुनिया की कौन सी सरकार ऐसी हो जो 8 करोड़ लोगों, 8 करोड़ परिवारों को दूध इस प्रकार का लाभ दे कैसे सकती कम हो। होगा और आटे का दाम कैसे कम होगा, इसके लिए क्या प्रयास आपकी सरकार ने किया है? ये छलावा मत कीजिए। थोड़ा अखबार पढ़कर आ करिए, बजट से थोड़ा लेट चल रहे हैं, 15 दिन आप लेट चल रहे हैं। शिक्षा का कोई बजट शिक्षा के उत्थान के लिए किया, न स्वास्थ्य का किया आपने। किसानों के लिए एक अंडा 0 शून्य आपने दे दिया। एमएसएमई की सिर्फ कहानी बना रहे हैं। जो गांव में सड़क जाएगी उसका लाभ किसान को नहीं मिलेगा, जो हर घर में पानी जाएगा उसका लाभ नहीं मिलेगा, जो हर घर में बिजली जा रही है उसका लाभ किसान को नहीं मिल रहा। क्या जिससे रोजगार बढ़ेगा, और जो ये भी तय किया कि हम लोग ठीक इस पर कोई 1 करोड़ किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती का ठीक है, मैं आज दोनों लोगों के पास फिर से आऊंगा और ये कहते हुए अजय उपाध्याय कि शायद आपको अपने ही पार्टी के नेता शशि थरूर का बयान सुनना चाहिए था। कई बातों पर किस तरीके से वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मानव जायसवाल, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? हम भी तारीफ कर रहे हैं भाई, आपके माध्यम से हम भी तारीफ कर रहे हैं ना। कोटि नमन करता हूं कि आज आपके लिए जिस तरीके का बजट है, ये आपको चिंतन करना है, पूरे परिवार को चिंतन करना है। क्योंकि आपको पता है कि रोजगार नहीं है, लेकिन 7 लाख का झुंझुना थमा दिया गया है। पैसे बढ़ नहीं रहे, आय बढ़ नहीं रही है, लेकिन 7 लाख का झुंझुना थमा दिया गया है। अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मिडिल इकोनॉमी में जो सबसे सक्रिय भूमिका जो निभाते थे लघु उद्योग, उनके लिए क्या है? तीसरी बात, जो एजुकेशन का होता है फंड, जो एमएसएमई का जो पैसा था उससे सरकार वापस कर रही है। मानव जायसवाल,
95% जो मनी थी जो जमा की गई थी एमएसएमईज की, वो पैसा वापस करने जा रही है सरकार। कौन से पैसे जमा किए थे? किसके पैसे? एमएसएमई ने जो कमा के टैक्स में जमा किया तो वही पैसे ना। हाँ। आपको पता भी है कि कितने एमएसएमई बंद हो गए? बेरोजगारी का आलम क्या है? 4 करोड़ के लोग युवा बेरोजगार हैं। पूरे विश्व में पटल में ये सबसे बड़ा देश है हमारा। आप बताना चाहते हैं कि मध्य वर्गीय लघु उद्योग बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज था कोरोना में। क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है, पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10% के ऊपर तो एजुकेशन में इन्होंने फंड कम कर दिए, हेल्थ में 10% के लगभग कम कर दिया, रूरल डेवलपमेंट ने 12%। ये जो 157 ये कर क्या? इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे किसके लिए खोलेंगे? अरे सर, 157 नर्सिंग कॉलेज एजुकेशन में नहीं आते क्या? नहीं, अरे क्यों विस्फोट हो रहा है सर? वेट करिए ना, विस्फोट होगा, वेट करिए, समझ दीजिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, विस्फोट तो ऑलरेडी हो गया है, जिस तरीके से विस्फोट तो ऑलरेडी हो गया है और आप चिंता करिए। अरे आपको पर्याप्त मौका मिला है, मोनोलॉग नहीं चल रहा है, वेट करिए, क्षमता रखिए सुनने की, बड़ी पार्टी है आपकी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश पूछना चाहता है, मनरेगा के जो पैसे उसको आप कम कर रहे हैं। आज आपको पता है ना, नौकरी नहीं है रूरल इंडिया में, आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। मनरेगा के फंड सुना नहीं आपने क्या? आपको पिछले साल जब कोरोना के टाइम में 1 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये मेरा नहीं सेट का डेटा है। उससे पिछले साल 1 करोड़ 49 लाख को, उससे पिछले साल 1 करोड़ 51 लाख को। जो दवाओं के दाम आपने बढ़ाए हैं, उस पर जीएसटी की कटौती। सर जीएसटी में क्या लाभ दिया बताइए ना? जीएसटी में क्या लाभ दिया है? क्या लाभ दिया जीएसटी में? कौन से बच्चे के पैसे बचेंगे दूध के? कहाँ के पेंसिल के पैसे बचेंगे? कलम के पैसे कहाँ बचेंगे? आपको डेटा बचाना है, आपको फालतू बातें करनी है। पे जीएसटी नहीं है, राजनीति ही करना है आपको। राजनीति नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। मानव जायसवाल, आप भी राजनीति कर रहे हैं। मानव जायसवाल, अगर इनकम टैक्स लिमिट न्यू रिजीम में 5 से 7 लाख की जा रही है, 2 लाख का फायदा सरकार दे रही है, आप कह रहे हैं झुंझुना है, तो आप भी राजनीति कर रहे हैं सर। जो ऐलान हो रहे हैं, आप कहिए कि कम ऐलान हुए, आप कहिए कुछ ऐलान और होने चाहिए थे, आप 10 कमियां निकाल कर लाइए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कुछ ऐलान ही नहीं हुआ, आज जो हुआ वो झुंझुना है, तो ये भी आप कह रहे हैं तो सर राजनीति कर रहे हैं ना। अरे सुनिए राकेश जी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ये झुंझुना है, सरकार के लिए भी झुंझुना है। इन्फ्लेशन फिर भी दुनिया के बाकी देशों से बेहतर है। आप तुलना कर लीजिए सर, आपके पड़ोस में जो मुल्क है, दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, वहां पर इन्फ्लेशन कितनी है, उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, आप उससे भी तुलना कर लीजिए सर। नहीं सुनिए राकेश जी, प्रति घंटे जो आय मुझे जाकर देख ले, वहां पे जो लाइफ स्टैंडर्ड वो इंडिया में भी है क्या? हमारा भारत है, भरोसे का देश है। भारत का मतलब क्या? भरोसे का रत्न भारत, ये भरोसे का रथ है। तो वही भरोसा है मानव जायसवाल। मैं आगे बढ़ता हूँ, रजत सेठी जब मानव जायसवाल कहते हैं कि झुंझुना है, जब वो कहते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तब वो दुनिया की परिस्थितियों को नहीं देखते हैं। पड़ोसी मुल्कों में इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर्स कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, तमाम विपरीत हालातों में भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ठीक है सर, सुनिए, बाकी मेहमानों को भी सुन लीजिए। आपके लिए भी वही चीज लागू होती है सर, मानव जायसवाल के लिए भी ये मोनोलॉग नहीं है, जैसे आरपी सिंह या फिर अजय उपाध्याय के लिए नहीं है। तो बाकी मेहमानों को सुन लीजिए सर, बाकी मेहमानों को सुनिए। रजत सेठी, आप उनको बोलने देते हैं, आप उनको रोकते नहीं है। नहीं सर, बीजेपी वालों को टोकिए। अब सुनिए सर, मानव जायसवाल सुनिए सर, अब जवाब सुनिए, आपने भी बहुत बोला सर। सुनिए रजत सेठी, सुनिए, इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वर्ल्ड का। राकेश जी, ये चुप नहीं होंगे, मुझे मालूम है। मानव जायसवाल, मैंने रजत सेठी से सवाल किया है, उनको सुनिए प्लीज। देखिए राकेश जी, ये गांधारियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनको जब आंख पे पट्टी बंधी है तो दिखेगा कहां से? तो मुझे उम्मीद नहीं है गांधारियों से कि इनको कुछ भी दिखने वाला है। अब ये आए टर टर करने। आपका नाम रजत है क्या? काहे टर टर कर रहे हैं इतना? बैठे रहिए। महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं, ऐसे दुराचारी को क्यों बुला के? हाँ, गांधारी महिलाओं का अपमान नहीं होता, आंख पे पट्टी बांधी उन्होंने, क्योंकि आपका राहुल गांधी आए नहीं आज। ये क्या आज लोकसभा में मौजूद थे क्या जब बजट चल रहा था? क्यों राकेश जी, ये कोई तरीका हुआ? मानव जायसवाल म्यूजिक चलाते सवाल रजत सेठी से था, वो जवाब दे रहे हैं। जब वो शांत हो जाएंगे, जो आपको गलत लगेगा बोल लीजिएगा। तो आपत्तिजनक बात ना सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, शब्दावली बढ़ाइए। रजत सेठी, इनको कोई टोकता नहीं है, लेकिन जब ये होते बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट,
यहाँ पर जिनको रोजगार नहीं दिख रहा है, लगातार पिछले 3 सालों से कैपेक्स ड्रिवन बजट्स आ रहे हैं, लगातार सरकार पहल कर रही है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने भी मुंह मोड़ा और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तब भी आकर सरकार ने फ्रंट से लीड किया और अपने कंधों पे बोझ झेलते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर की मोमेंटम को मेंटेन रखा। जब हम इलेक्शन 1 साल पहले इलेक्शन के बजट की बात कर रहे हैं, आप पिछले जितने भी ऐसे बजट आए हो जो कि 1-1 साल पहले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले के बजट हो, सब देख लीजिए आप, कितने पॉपुलर बजट आए हैं, लोक लुभावन स्कीमों से भरे हुए बजट आए हैं, इधर ट्रेन चला दो, इधर कुछ बांट दो। ये बजट कॉन्फिडेंट मोदी जी का बजट है, जिसमें कि मोदी जी ने क्लियरली एक कॉन्फिडेंस के साथ नैरेटिव सेट किया है कि देखिए बजट एक निरंतरता का प्रोसेस है, कंटिन्यूटी का प्रोसेस है, उसको तोड़ना नहीं है। कोई चुनाव आए, कोई कितना भी बड़ा चुनाव आ जाए, कंटिन्यूटी एसेंस है, और कंटिन्यूटी तभी होगी जब ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। और उस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के लिए जो पिवट है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का पिवट है। कोई रेवड़ी इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें, कहीं पर बांटने की प्रक्रिया नहीं की गई। बात मनरेगा की हो रही थी राकेश जी, मैं आपको बताऊं, जब मनरेगा तब पिछले साल बढ़ाया गया था, 1 लाख करोड़ का किया गया था, जब वैश्विक स्थिति और भारत की स्थिति दोनों में कोविड का खतरा था, हमारे मजदूर गांवों में वापस गए थे, इसीलिए एकदम से 30% का बजट एलोकेशन मनरेगा का बढ़ाया गया था, जो कि अपवाद था। भारत के ग्रोथ की नींव मनरेगा नहीं हो सकती है, ये भी जानते हैं। इसीलिए मोदी जी ने उसको वापस से रैशनलाइज किया है और उस लेवल पर लेकर आए हैं मनरेगा के एक्सपेंडिचर को, जो कि पहले से चलता आ रहा था। पिछला साल कोविड के पीक पे सिर्फ अपवाद था। आप आइए यूथ के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा हो, इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली लिखा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम ने डायरेक्ट जॉब्स जो क्रिएट करी वो 9 लाख जॉब्स थी। जो इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करी हैं वो तो ओवरऑल रिफ्लेक्ट होता है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं। अमर्त्य सेन का सबसे बड़ा एक नारा रहता था यूपीए के टाइम में, जब वो सबसे ज्यादा थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करते थे, बोलते थे 4% ग्रोथ कब आएगी एग्रीकल्चर में। आप मोदी जी का रिकॉर्ड देखिए, पिछले 3-4 साल से लगातार 4% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है। तो कहां से हो गई? किसानों की ग्रोथ हो रही है, तभी तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। रुक जाइए मानव जायसवाल, रुक जाइए सर, अभी सुनील अलग ने कुछ नहीं बोला है। सुनील अलग, बतौर इकोनॉमिस्ट, जो मोदी सरकार की ओर से कहा गया कि बजट के 7 आधार है: समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में इन 7 पैरामीटर्स पर आप बजट को कितना खरा पाते हैं? देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में घुसूंगा नहीं, जैसे जायसवाल साहब है, वो कांग्रेस वाले, जो भी बीजेपी वाले, सब लोग बात कर रहे हैं। देखो, इंडस्ट्री के लिए जो आज दुनिया में है, हमने देखा इन्फ्लेशन, 3 रिस्क आते हैं: इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये तीनों एरियाज में अगर आपने देखा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। मैं मदुरई गया था, 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं वहां पे। देखिए, काम, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप सप्लाई ज्यादा करेंगे तब जाके इन्फ्लेशन कम होगा। और एम्प्लॉयमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना उन्होंने बढ़ा दिया है, कैपेक्स पे उन्होंने कितना, किसको काम मिलेगा? कैसे रोड्स बन रहे हैं, कैसे पोर्ट्स बन रहे हैं, सब बनेंगे ना। तो इस साल में हमको देखना है कि भाई साहब आप देखिए, दुनिया में सब जगह रिसेशन हो रहा है, हमारे यहां तो फिर भी 7% ग्रोथ है, 6.9, 6.8, 7% ग्रोथ है। इतना तो देखिए ना आप, कहें भारत हमारा है। देखिए, एग्रीकल्चर में सब जगह में उन्होंने पैसे डाले हैं। मनरेगा में उन्होंने इसलिए कम किया है कि मनरेगा का काम होना चाहिए। अगर वो सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट होगा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, अगर हम इसमें डालेंगे, तब मनरेगा जाके बजट कम होगा ना, ऐसे थोड़ी कम हो जाएगा। ये क्या फ्री में रहेंगे क्या सब लोग? अब पहली बार उन्होंने कहा है, निर्मला सीतारामन ने शुरुआत में कह दिया है कि कोई ऑल फ्री फूड फॉर 1 more year फॉर एनीवन हु वांट्स इट। ये अब भूल गए क्या? पहला लाइन उन्होंने कहा था, अब उसके ऊपर खर्च होगा। अब जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो टैक्स कम हुआ है, जो अब देखिए, पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। लंदन में 12% इन्फ्लेशन चल रहा है, डबल डिजिट। हमारे यहां तो कम से कम 6.5% इन्फ्लेशन चल रहा है। फिर भी आप दुनिया के रह रहे हो ना। चाइना में देखिए, बंगाल में, अब सारे स्टेट्स मिलके मुझे कहना है कि देखो, जितने स्टेट्स हैं सबको अपना बेल्ट टाइटन करके जो सेंट्रल स्कीम आई है उनको बांधा नहीं डालना है।
अब उनको काम करना है प्राइवेट सेक्टर। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 10 में से आप कितने नंबर दे रहे हैं इस बजट को, तमाम 9 out को of ध्यान में 10, रखते 9 out of 10 for this budget। ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय, शायद इसीलिए विपक्ष में इतनी बेचैनी है। सब इकोनॉमिस्ट, सब एक्सपर्ट तारीफ कर रहे हैं, वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, और इसका रिस्पॉन्स जनता के बीच में शायद आप लोगों को लग रहा है कि पहले 23 और उसके बाद 24 क्या होगा? हाँ देखिए राकेश भाई, 23 और 24 तो जनता मालिक है और जनता देखेगी। हाँ, बजट जो कि विशुद्ध आर्थिक कहीं ना कहीं एक प्रयास होता है और जनता का हित कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसलिए बजट का संतुलित विश्लेषण होना चाहिए। और संतुलित विश्लेषण हम इसलिए चाहते हैं, विपक्ष का एक जो प्रतिबद्धता होती है, विपक्ष चाहता है कि क्या इनसे गरीबों को क्या लाभ हुआ है, और मनरेगा की योजना को जो लोग उपहास उड़ा रहे थे पहले भी। नहीं अजय जी, अजय भाई सुनिए, अजय भाई आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, संतुलित विश्लेषण, बैलेंस एनालिसिस होना चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो उस बैलेंस एनालिसिस में फिर नहीं आता है क्या कि दुनिया के बाकी देशों में कितनी महंगाई है, उसका असर भी पड़ेगा, दुनिया की बाकी देशों का ग्रोथ रेट कितना है उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, तब आपका यह संतुलित विश्लेषण कहा जाता है। एकदम उसका मैं उसी पर चर्चा करना चाह रहा था, बीच में नहीं भी रोकते तो इस बात पर मैं आता। दुनिया, विश्व, अमेरिका, डेवलपिंग नेशंस और डेवलप नेशन की जो चर्चाएं लगातार हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो बैठ करके उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। भैया आटा का दाम क्यों बढ़ा है पता है ना आपको? जो उसका कंट्रोल सिस्टम स्टॉक था वो मार्केट में नहीं डाला गया। ये सरकार का काम था, सरकार करती तो नहीं बढ़ता। आटा किस पर जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? आम आदमी का जरूर, ठीक है, नहीं मैं आता हूं आरपी सिंह आपके पास, ख्याल रखते हुए हम ये बात जरूर कहेंगे। अजय उपाध्याय, आपको अच्छे से पता होगा, जिस गरीबी बेरोजगारी की आप बातचीत कर रहे हैं ना सर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कब से ये नारा हिंदुस्तान की सियासत में चल रहा है, ये मुझे लगता है शायद आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा आरपी सिंह। नहीं, असल में क्या कि ये मैंने अभी सारा डेटा बताया है, विश्वास नहीं करते। मैंने अभी बताया कि पिछले साल 1 करोड़ 15 लाख, उससे पिछले साल 1 करोड़ 49 लाख, उससे पिछले साल 1 करोड़ 51 लाख। कि मैं डेटा आपके पास अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ और उसका सोर्स भी व्हाट्सएप करूँ, सरकार का सोर्स है, मेरा सोर्स नहीं है, तो वो इशू नहीं है। ये जो पैसा सड़कों पे लगेगा, ये जो पैसा बंदरगाहों पे लगेगा, ये जो एयरपोर्ट पे लगेगा, ये जो एग्रीकल्चर पे 20 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है, वहां 20 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा, ये पैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेगा क्या? ये हवा में रह जाएगा क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं अजय? जब 1 रुपया भी लगता है उसका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आपके अगर फॉर्मूले पे चलते जो आप चाह रहे थे कोविड के दौरान में, तो वो आज जो दुनिया में हो रहा है कि जो पैसा उन्होंने हाथ में पकड़ाया उसका नतीजा दिख रहा है कि आज वो 50 पैसे जब 90 पैसे में रह गया। परंतु जो हमारी सरकार ने किया उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना है कि 1 रुपए का इफेक्ट 3 रुपए 45 पैसे तक जा रहा है। तो वो जब पैसा काम पे लगता है, और आप मनरेगा ही मत सोचिए ना, मनरेगा के अलावा बाकी और 10 सोर्सेज है जहाँ पर काम से लोगों जब वहां पर काम होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा। जब दिल्ली से लेकर बॉम्बे का हाईवे बन रहा है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ का हाईवे बन रहा है, दिल्ली से देहरादून हाईवे बन रहा है, जब ये सारी कनेक्टिविटी हो रही है साथ साथ, तो इसका अंतर्गतवा कहाँ लाभ होने वाला है? ये लाभ किसानों को भी होने वाला है, ये लाभ इंडस्ट्री को भी होने वाला है, इसका लाभ रोजगार में भी होने वाला है। कम आपने करवा दिया है। ठीक है, आपने, मैं कंधारी का शब्द नहीं इस्तेमाल कर, परंतु आपने एक रंग का चश्मा पहना हुआ है, आप विद्वान उसी रंग के चश्मे से देखिए, आपका उसका उत्तर है नहीं भाई भी। अरे भाई, वर्ल्ड बैंक का डाटा अभी आया, 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। IMF का भी डेटा आया है, वही IMF आपके नहीं वही IMF का भी डेटा आया है, और विश्व की जितनी एजेंसियां हैं अजय उपाध्याय, वो कह रही हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला अगर कोई मुल्क है तो भारत है। बड़ी अच्छी बात है, कोविड के बाद बहुत तेजी से भारत उभर कर बाहर आया। वही एजेंसियां, वही एजेंसी बाकी देशों के बारे में क्या कह रही है वो भी अजय उपाध्याय पढ़ लेना चाहिए आपको और समझ लेना चाहिए। बहुत तेजी से आउटकम किया है, अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, ये भी तो मानिए सर, खुलकर बोलिए फिर। सुनिए, उसी एजेंसी IMF की एजेंसी की ही बात कर ले रहा हूं। वही डाटा दे रहा है IMF कि जो गति से भारत का जो अभी ग्रोथ रेट है, यदि 7.5% की ग्रोथ रेट होगी तो 2035 में जाकर प्री पेंडेमिक लेवल पर आप आएंगे। नहीं तो आप, अरे वही, नहीं अजय उपाध्याय, आप ये मानिए ना, आप IMF का एक डेटा मानते हैं, दूसरा नहीं मानते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से
आप बोलिए ना कि अगर आईएमएफ कह रहा है, दुनिया की सभी एजेंसियां कह रही हैं कि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे बेहतर शानदार तरीके से काम कर रही है, तो मानिए ना पहले इसको। राकेश भाई वही एजेंसियां, राकेश भाई मतलब मैं जो कह रहा हूं आप नहीं मानेंगे, वही बात मैं भी कह रहा हूं। नहीं, मैं जोड़ना चाहता हूँ। तेजी से बढ़ने के बाद भी 7.5% बढ़ेगी, तब जाके 2035 में प्री कंडीशन में हम आएंगे। ठीक है। और वही एजेंसी कह रही है कि देश में गरीबी जो है नहीं, अब आप समझ गए ना कि आप भी नहीं, अजय उपाध्याय जो आप कह रहे थे सर ना, जो सियासत की बात, यही सियासत है सर कि अपनी सहूलियत के हिसाब से बातों को मानने की आदत। मानो भाई नहीं, हम तो जोड़ना चाहता हूं, हम तो उन्हीं एजेंसियों की बात कर रहे हैं, वो लंदन से कंपेयर कर रहे हैं, हंगर लेवल, लेकिन उनको पता है, मुझे भी उम्मीद है कि उनको पता वही होगा एजेंसिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, वो कितने पाउंड की बढ़ती है, फ्रीडम इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन का मापदंड है। अजय जी मानो को सुन लीजिए सर, वही एजेंसिया जो भुखमरी का राकेश जी 23 करोड़ लोग का है। मैं बोलना चाहता हूँ, सॉरी जो इतना मेरा छोटा मोटा ज्ञान है, भारत एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है। हमारा जो भारत है, यहाँ जिस तरीके से युवान है, जिस तरीके से हमारी जरूरतें हैं, हमारी जो गति है वो दुनिया के हर मुल्क से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो डिमांड का जो कर्व है वो बहुत ही हाई है। हमारे यहाँ डिमांड है, हमारे यहाँ कंजम्पशन है, तो हम अनिवार्य है कि हम डेवलप करेंगे। लेकिन बाधाएं क्या हुई? नोटबंदी, जीएसटी, वो सिर्फ कंजम्पशन है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पॉलिसियां एकदम आपके हिसाब से थर्ड क्लास की हैं, सिर्फ लोगों की कंजम्पशन है, इसलिए हम डेवलप कर रहे हैं, पॉलिसी कुछ नहीं है। मानो भाई राकेश जी सुनिए, सरकार क्या पॉलिसी निकाल रही है मैं बता रहा हूँ। जो कैपिटलिस्ट पॉलिसी है वो अरबोपतियों के लिए है कि भैया चलो 4.5 लाख करोड़ का तुमको कर्ज मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम का ऐलान होता है, ये सुपर रिच के लिए है। महिलाओं के लिए सेविंग स्कीम का ऐलान होता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सुन लीजिए ना सर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सेविंग लिमिट दोगुनी कर दी जाती है, ये सुपर रिच लोगों के लिए है। अरे सुनिए महाराज, अभी आपको मैं बता देता हूँ, हाल फिलहाल की बात है, आप क्या सरकार के लिए बाद में आकलन कर लीजिएगा। 6,000 करोड़ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अलॉटेड था, सिर्फ 600 करोड़ यूज हुआ, बाकी पैसे वापस चले हैं। ये है हवाई बातें करना। ये जो भूताहा थियरी है ना इस सरकार की, ये पूरा देश जानता है। 2 लाख करोड़, कितने लाख करोड़ हमको याद आता है, कभी कभी लालू प्रसाद जी के वो भाषण था, कितने पैसे चाहिए? 50,000 करोड़, 50 दूं की 60 दूं, 60 दूं की 70 दूं, हो ये चलता था। मानव जी, मानव भाई जो आप कर रहे हैं ना इसी को सियासत, नहीं सुनिए ना सर, अरे छोड़िए ना सर, नहीं ये हम लोग बहुत विकसित देश हो सकते हैं। ठीक, अगर ये सरकार जाएगी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, और सच में अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे जो युवा है वो हमारी शक्ति है। रजत सेठी किसकी थ्योरी क्या है जरा बताइए। ठीक है सर, आपकी भी थ्योरी दुनिया देख रही है, छोटी सी टिप्पणी मैं दे दूं। रजत सेठी आप जवाब दीजिएगा। आरती जी बहुत छोटी टिप्पणी 10 सेकंड की, रजत भाई आता हूँ, बहुत छोटी टिप्पणी आरती जी, बहुत छोटी टिप्पणी। राकेश जी ऐसा लगता है 28 जनवरी का आईएमएफ के तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में एकदम गोल्डन स्टेट बनाया। उनका नाम है पियर ओलिवर गुरचंस। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे ब्राइट स्पॉट है दुनिया के अंदर इकोनॉमी के मामले में। ये मैं नहीं कह रहा, ये 28 जनवरी का पियर है उनका। मोदी जी इसका क्रेडिट डाल है उनके लिए। राकेश जी मैं अपनी आखिरी बात बोलूंगा, मैं विपक्ष के नेताओं से यही मानो जायसवाल शांत हो जाइए सर, हो गया आपकी बात हो गई। रजत सेठी मैं जेन्युइनली मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के, आप लोगों के पास सबके पास एक स्टेट तो है, कहीं एक स्टेट तो मॉडल स्टेट बना के दिखाइए। आप बंगाल को ही एक मॉडल स्टेट कैसे विकास किया जाता है बना के दिखाइए, तो अपने पूरे देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत होगा। आता तो कुछ है नहीं करना, यहाँ पर आके ज्ञान देते हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए। बजट एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है बही खाते का। अरे सर मैं आपको यथार्थ बताऊं, आप लोगों ने ग्लोबल इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी वगैरह के साथ एक ग्लोबल पैनल बनाया था बंगाल की सरकार ने कि जिसमें बेस्ट आइडियाज आएंगे। आज तक बैठक ही नहीं हुई उस ग्लोबल पैनल की, आज तक मिला ही नहीं है। आज तक कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित बात ही नहीं होती है बंगाल में। ये यथार्थ है आपके प्रदेश का। इसलिए मैं कहता हूं जो नीति संगत चीजें हुई हैं आप उसको क्रिटिसाइज करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए ना। मैं खुद 2-3 कमियां बता सकता हूं। इतनी कॉम्प्लेक्स टैक्स रेजीम बनाई है, एक न्यू एक ओल्ड मल्टीपल उसमें वो है, ये सब गलत है। टैक्स कंप्लायंस के लिए जितना आसान टैक्स हो सिस्टम हो उतना ही अच्छा होता है।
मैं जेन्युइनली मैं कमियां बता सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली अगर भारत सरकार ही सब कुछ स्पेंडिंग करेगा तो उससे जो हासमान प्रभाव होता है, जो क्राउडिंग आउट बोलते हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा, ये एक समस्या है। ये टेक्निकल डिस्कशंस हैं। आप टेक्निकली डिबेट करिए तो आपको 2-3 खामियां दिखेंगी, लेकिन 6-7 अच्छी चीजें भी दिखेंगी। तब तो जाके एक बैलेंस डिबेट हो सकती है ना। तब तो एक आर्थिक जानकार लोग बैठे। आप लोग ना राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं इकोनॉमिक डिबेट्स को भी। समस्या यहां आती है जहां जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो धुल जाता है। मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म करिए ना। मानव जायसवाल सुना करिए ना सर, आप लगातार बोलते हैं। आप चाहते हैं आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाए इस मंच को, ऐसा नहीं होता मानव जायसवाल। मानव जायसवाल आप चाहते हैं आपके लिए डेडिकेट कर दिया जाए, प्लीज मत बोला करिए बीच में। अरे इनको बोलिए ना डेडिकेशन करना है। मानव जायसवाल आप शांत होइए। अभी सिर्फ रजत सेठी की आवाज ऑन एयर जा रही है, अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए बजट में कोई भी बजट बने एक जीरो सम गेम होता है। कुछ चीजें ऊपर उठेंगी, कुछ चीजों का खर्चे को कम करना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग एक्ट बोलते हैं। कौन कितना बेहतर तरीके से बैलेंसिंग एक्ट करता है, उसी लिए उसको उसी के हिसाब से इन्वेस्टर्स देखते हैं, जनता देखती है, जनता वोट देती है, जिता के दोबारा लाती है। ये सिंपल टेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि निर्मला जी ने जो डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट किया है वो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रख के रखा है, ना कि अगले चुनाव को। ये एक कॉन्फिडेंस का परिचायक है। जब सरकार आगे आने वाले चुनावों को मद्देनजर ना रखते हुए लंबी सोच के लिए नींव खोदती है, ये बजट उस नींव के अंदर मजबूत करने का बजट है। सारे लोग, जितने भी एनालिस्ट, सब सीरियस एनालिस्ट लोगों से बात करेंगे, सब आपको यही बोलेंगे। जरूर कुछ कमियां हैं जो कि इंप्रूव होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पे और ज्यादा सक्रिय तरीके से डेटा शेयरिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें जरूरी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन सिर्फ बार बार इस बात की चर्चा हो रही है। सुनील अलग जी, एम्प्लॉयमेंट की बातचीत बहुत ज्यादा, उस पर वित्त मंत्री ने नहीं कुछ बोला। महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपको लगता है कि इस पर सरकार बैकफुट पर है इस बजट में? नहीं, बैकफुट पे तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं पहली दफा कह रहा था कि देखिए महंगाई के ऊपर जो भी है, अगर कब महंगाई बढ़ती है, आप सोचिए कि अगर जो डिमांड है एक्सीड्स द सप्लाई, तब जाके इन्फ्लेशन आता है। अब ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं किया, इसके ऊपर बात नहीं किया। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मूवमेंट्स हैं सब वो कम करेंगे ना। अगर आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं मतलब यू विल बी एबल टू अफोर्ड के जो भी है। अगर एग्रीकल्चर पे इनपुट पे जाएगा तो उनको और बड़ा, दे विल इंक्रीज द सप्लाई, तब जाके इन्फ्लेशन होगा। उसके ऊपर कहने का क्या बात है। अब देखिए जो भी है, अगर जो भी आ रहे हैं कांग्रेस के तरफ से, टीएमसी के तरफ से, एक ने नहीं कहा अभी तक कि भैया यहां गलती हुई है, अगर मैं होता तो क्या करता। कोई मॉडल तो दिखाए, जैसे रजत ने कहा है। कोई भी नहीं है। अब देखिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट जायसवाल साहब, आप बहुत बोल रहे हैं। आप शुरुआत से बहुत बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल। आप टीएमसी जब ममता जी को जाके बोलिए, आप पूरा टीवी पे आप पूरा सपोर्ट किया उनको। अब देखिए जो मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ से, इट्स 9 out of 10। What you could have done was this much। एंड अगर कोई मॉडल है, अगर आप कहें कि इसमें कम करिए, इसमें ज्यादा करिए, तो आप बताइए ना। तो दैट्स व्हाट एवरीबॉडी शुड गेट डाउन टुगेदर एंड डू। अगर आप ऑपोजिशन में सिर्फ ये अपोज करेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कहां से? अगर 100 रुपए है आपके पास, आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतना नहीं खर्च कर सकते। अगर नहीं तो इन्फ्लेशन कहां तक पहुंचेगा? जहां लंदन तक है, अमेरिका तक वो डबल डिजिट हो जाएगा। देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्च करता, उन्होंने फिस्कल जो भी कहते हैं ना, फिस्कल जो जहां खर्च करते हैं उनका फिस्कल डिफिसिट जो कहते हैं, जहां खर्च ज्यादा हो तो अगर आप कम करें तो उनका डायरेक्शन है 6.4 to 5.9, अब 4.5 लेके आएंगे जीडीपी के। और क्या चाहिए आपको, बताइए ना। यही मैं कह रहा हूं। अब ये इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी है, कांग्रेस को, बीजेपी को, जो भी है पार्टी वार्टी, अब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिबेट करिए। ठीक है, अजय उपाध्याय आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आरपी सिंह आपके पास आता हूं। जायसवाल जी से निवेदन करना है। रजत भाई, हाँ, ठीक है, अजय उपाध्याय के बाद स्टेट की बात की है। आपके जो रूलिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ का आप मॉडल लेंगे तो 0.6% का जो है अभी बेरोजगारी दर है। वहां महंगाई बहुत ही निम्न स्तर पर है। साथ में वहां पे जो है किसानों की आय इतनी अच्छी हम लोगों ने की है।
वो एक मॉडल है, सबको सीखना चाहिए। रजत भाई एक अच्छे नहीं, एक और चीज मैं इसमें दुरुस्त कर दूं अजय भाई, एक और चीज मैं दुरुस्त कर दूं। पर्यावरण जिस बेरोजगारी दर की बातचीत कर रहे हैं ना सर, वो इससे पहले जब रमन सिंह की सरकार थी तो इससे भी कम था। आगे चलिए। नहीं, मुझे पता है, मैं भी वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा रहा हूं लगातार। तो था ना कम पहले, छूटा नहीं कहूंगा, पहले कम था ना, पहले कम था कि नहीं रमन सिंह के तक? हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो। नहीं, आप 0.6% समझते हैं, 1% से भी कम है बेरोजगारी दर। ये अपने आप में नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी बेरोजगारी दर कम है कि रमन सिंह के समय बेरोजगारी दर कम थी? आज के डेट में 0.6। नहीं, मैं पूछ रहा हूं रमन सिंह के समय कम थी या आज के दिन में कम है? नीचे है 4%। अरे अजय भाई छोड़िए ना इधर उधर की बात। आज की तारीख में बेरोजगारी दर कम है या फिर जब बीजेपी की रमन सिंह की सरकार थी तब कम थी? पूरा भाई साहब आप डाटा उठाकर देख लीजिएगा। नहीं, मैं तो देखकर ही बोल रहा हूं। कहिए तो सुनील भाई से पूछवा भी देता हूं। सुनील जी जरा बता दीजिए इन्हें, सुनील जी जरा बता दीजिए जल्दी से इन्हें। रमन सिंह के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट वाज 1.something%। अब जाके 4। देखिए भाई साहब, आप फिगर्स में मत, आप गलत फिगर्स मत बताइए। आप सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मैं बोलता नहीं हूं सर। गलत फैक्ट आएगा तो बीच में आना पड़ेगा ना अजय भाई, गलत फैक्ट आएगा तो बीच में बोलना पड़ेगा। नहीं, सरकार के डेटा है राकेश जी, सरकार के डेटा है। रमन सिंह के टाइम में डेटा सही में बोलता हूं। मैं भी डॉक्टरेट हूं, मैं भी पीएचडी किए हुए हूं। इकोनॉमिस्ट मैं नहीं हूं। इकोनॉमिस्ट लिख लेने से हर आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं हो जाता। आज मैं पर्यावरणविद लिख लूं तो पर्यावरणविद नहीं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि गलत फिगर ये जरूर है, जो महंगाई और बेरोजगारी के डाटा की बात हो रही है, और जिस तरह से यहाँ इकोनॉमिस्ट बन करके कोई महंगाई और बेरोजगारी को डिफेंड नहीं, आप फिर घुमा रहे हैं अजय भाई। देखिए, फैक्ट पर आप फंस गए, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। सिर्फ फैक्ट पर आप फंस गए, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था। ठीक है, आरपी सिंह आप कुछ कह रहे थे? आरपी सिंह मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा निवेदन जायसवाल जी से करना है। भारत सरकार ने कुछ 10 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए दिया है, ब्याज देना नहीं, और वो आप अपने राज्यों में खर्चा करने की चिंता करें। कैसे उस पैसे से आप राज्य को आगे बढ़ा सकें, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर सकेंगे, और अगले 50 साल में आपने जाकर वापस करना हो पैसा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसकी आप इसकी चिंता बताइए, और उस कैसे खर्चेंगे पैसा उसके ऊपर योजना बनाना शुरू करिए, जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक है, मानो जायसवाल। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से शायद आपको खराब लगेगा। फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो ढांचा है ना, उसको आप मान ले, ये बहुत बड़ी बात, उसको उतना ही मान लीजिए। मनरेगा के पैसे हमारे बचे हैं, जीएसटी का हमारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। हमारी सरकार, जो हमारे यहाँ के जो युवान है, जो रोजगार यहाँ करके पैसे इकट्ठा करते हैं, वो आपके पास पड़ा हुआ है। अरे पहले उसी को दे दीजिए। और सुन लीजिए, कोई चैरिटी नहीं चल रही है। भारत एक देश है, यहाँ अलग अलग प्रांत है, उनकी अपनी अपनी योजनाएं हैं। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ एक सवाल है मेरे, शायद ये कर लीजिए। जीएसटी को एक पैरेलल स्ट्रक्चर में लेके आइए, बोल दीजिए कि 3 साल 4 साल हम इतने % जीएसटी स्लैब में रहेंगे। कुछ एक फंडिंग ला के आइए मिडिल इकोनॉमी के लिए। नहीं, मानव जायसवाल, देखिए सर, ये सब सियासत की बातें हैं। आज बजट पेश हुआ, बेहतर होता कि आप फैक्ट्स पर बात कर रहे होते, आप काट रहे होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। रजत सेठी, आपकी आखिरी बात, सिर्फ 15 सेकंड आपके पास समय सर। राकेश जी, मानव जी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आज जीएसटी की बात कैसे हो सकती है? जीएसटी का ये मंच ही नहीं है बात करने का। जीएसटी के लिए एक अलग बैठक होती है, बिल्कुल, उसमें सारे स्टेट समावेश करते हैं। उसमें कुल मिला के इसमें अगर मोटी मोटी बात जो आपके दर्शकों को घर लेके जानी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन आज शाम 7:50 पर मोदी सरकार के 4 बड़े मंत्री होंगे। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी पब्लिक के सवाल का जवाब देंगे। सवाल पब्लिका के शो पर बजट के वो सवाल जो आपके मन में है, उससे मंत्रियों से सीधे पूछेंगी नाविका कुमार। देखना ना भूलें, टाइम नोट कर लें, ठीक शाम 7:50 पर।